हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी। देखो, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम। जो हमारा चैप्टर था उसका एक इम्पोर्टेंट सेक्शन सर क्या है वो है हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी तक हमने जो पढ़ा सर इस चैप्टर के अंदर वो सब पढ़ा है हमने अबाउट लॉस ऑफ स्टॉक। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में? आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर अबाउट लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। क्या होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट? भी लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है सर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का मीनिंग क्या है सर? हमें ये लॉस होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। क्यों? आग लगने के कारण। कई बार क्या होता है, जैसे मेरा एक प्रमाइसिस है, उस प्रमाइसिस के अंदर क्या है सर, मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसमें क्या हुआ, आग लग गई। आग लगने के कारण जो भी गुड्स था वो सब क्या हो गया सर, डिस्ट्रॉय हो गया। मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जो मेरा काम है वो सारा काम क्या हो, ट्रैक पे आए, मैं अच्छे से वर्क रीस्टार्ट कर दूं। मान लो ये आपका अकाउंटिंग ईयर है जो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 19 से, एंड होगा 31 मार्च 20 को, और सर कोई भी एक डेट से 1 अक्टूबर को क्या हुआ, आग लग गई। तो आग लगने के कारण आपको क्या होगा, हमें सर वापस उस नॉर्मल लेवल तक जाने में, नॉर्मल लेवल कौन सा सर, ये तो आग लग गई, यहाँ जो भी हमारी सेल्स हो रही थी उस सेल्स के लेवल तक वापस जाने के लिए मुझे क्या है, कुछ टाइम लगेगा। क्यों लगेगा सर ऐसा टाइम? क्योंकि मैं वापस से सारी चीज़ें रीअरेंज करूँगा, गुड्स वापस से लेकर के आऊँगा। हो सकता है एक बार जिस प्रेमाइसिस में वर्क कर रहा था वो प्रेमाइसिस डिस्ट्रॉय हो गया, तो मुझे मेरे ऑपरेशंस कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है, और इतना सब करने के कारण सर क्या है, जो कस्टमर मेरे ओल्ड प्रेमाइसिस पे आ रहे थे, हो सकता है वो न्यू प्रेमाइसिस पे शिफ्ट उतनी जल्दी ना हो पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर होती है। इसके लिए अब सर क्या करना पड़ेगा, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी जो स्टॉक का लॉस हुआ वो तो हमें हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ हमें क्या है, कुछ प्रॉफिट का भी लॉस हुआ है। उस प्रॉफिट के लॉस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्लेम चाहिए, और वो उस प्रॉफिट के लिए भी क्या करवाते हैं, खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं। तो अगर किसी पर्सन ने इस पीरियड में प्रॉफिट के लॉस के लिए कोई पॉलिसी ली है, उसकी वैल्यू क्लेम करेंगे सर, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो किसके अंदर आता है, आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है। ठीक है जी। चलो अब देखना है हमें कि हम लोग जो ऐसे क्लेम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो प्रॉफिट के प्रॉफिट जो आपने लॉस्ट किया उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है सर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ स्टेप्स के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। तो लिखोगे द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आप लिखोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, for calculation of loss of profit, the following steps are the following steps to be followed. Following steps to be followed. ये स्टेप्स क्या है सर, हमें फॉलो करने होते हैं अगर हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी, लॉस ऑफ प्रॉफिट की। सबसे पहले लिखोगे स्टेप 1। क्या लिखना है सर, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे
कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। अब बात आती है सर कि शॉर्ट सेल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। शॉर्ट सेल को कैलकुलेट कैसे करना है तो हम लोग देखेंगे सर, स्टैंडर्ड सेल्स क्या थी हमारी लास्ट ईयर उस पीरियड के अंदर, क्या देखना है हमें? स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स कौन सी देखोगे भाई? जो भी आपका सेम पीरियड रहेगा। एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। जैसे ये आपका नॉर्मल ईयर है, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक, और ये आपका हो गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 20 तक का पीरियड। तो ये पूरा जो ईयर है आपका, इस ईयर के अंदर जो आग लगी हमारी वो कब लगी है? देखो से आग लगी आपकी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या हो गया? ये आग लग गई। 1 जुलाई से लेकर के सर हमें नॉर्मल वर्किंग में आने तक कितना टाइम लगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स लगे। तो इन्हीं सेम 4 मंथ्स में कब? लास्ट ईयर, यहां से लेके सर 1 जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर तक, ये जो पीरियड है, इस पीरियड की जो सेल आएगी, इस पीरियड की सेल को हम लोग बोलते हैं सर स्टैंडर्ड सेल्स। जिस पीरियड में जितना पीरियड आपका अफेक्ट रहा सेल्स का, उसी सेम पीरियड की लास्ट ईयर की जो सेल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्टैंडर्ड सेल्स। तो स्टैंडर्ड सेल्स लेस हमें क्या करना है सर? लेस करना है। हम लोग स्टैंडर्ड सेल्स में ऐड और लेस करेंगे सर ट्रेंड। ट्रेंड अगर अपवर्ड है तो आप ऐड कर दोगे, ट्रेंड अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो आपको क्या करना है? लेस करना है। जो भी रहेगा वो आप कर दोगे। देन उसके बाद सर हम लोग एडजस्ट करेंगे, लेस करेंगे क्या? एक्चुअल सेल्स। अगर आप स्टैंडर्ड सेल्स से एक्चुअल सेल्स लेस कर दोगे, अगर कोई ट्रेंड नहीं दिया हुआ, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल्स। ठीक है। शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करने के बाद सर हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। क्या होगा सर? हमारा सेकंड स्टेप की ओर हम लोग मूव करेंगे। सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा? स्टेप 2। स्टेप 2 में सर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट जीपी रेशो। जो आपका ग्रोस प्रॉफिट है उसका रेशो क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करोगे जीपी रेशो कैलकुलेट? सर जैसे हमने पीछे देखा लॉस ऑफ स्टॉक वाले केस में, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट वाला लेना है? नहीं, ये जो आपका जीपी रेशो है ये होता है आपका इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे होता है? इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जीपी रेशो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला सीखना है। फॉर्मूला क्या है आपका? कैलकुलेट जीपी रेशो। सर इसके लिए हमें करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। क्या चीज? नेट प्रॉफिट प्लस, हम लोग सर इंश्योरेंस किस चीज के लिए करवा रहे हैं? सिक्योरिटी के लिए, कि कल को कोई नुकसान हो तो वो एक्चुअल में लॉस हमें बियर ना करना पड़े। उसका बर्डन जो है सर वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंडेमनिटी के लिए हम लोग करवा रहे हैं। तो कहता है देखो ये जो पीरियड आपका है, जिस ईयर में आपकी यहां पे मान लो आपकी आग लगी, फायर की डेट है, वहां से लेके जब तक ये नॉर्मल काम नहीं होगा तब तक क्या आपके फिक्स एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट का लॉस हुआ उसकी भरपाई तो इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, बट उसके साथ साथ बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो हमारे उस टाइम पीरियड के अंदर भी होंगे।
तो उन एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है सर, वो एक्सपेंसेस भी तो हमारे लगेंगे। प्रॉफिट तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, बट क्या फिक्स एक्सपेंसेस के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? बोले नहीं कर रही। तो हमें क्या करना है, हम इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि अगर आपको और ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो जो आपके फिक्स चार्जेस हैं आप क्या करो, उनका भी इंश्योरेंस करवा लो। से हमारे इंश्योरेंस चार्जेस कितने, फिक्स चार्जेस कितने हैं? 2 लाख के। मैंने कहा जी 2 लाख रुपए महीने का, मेरा क्या 2 लाख रुपए का फिक्स खर्चा लगता है। तो मैंने उनको बोला एक काम करो यार, 2 लाख तो ज्यादा हो गया, आप क्या करो 1 लाख का इंश्योरेंस कर दो। तो जितना भी मैंने इंश्योरेंस करवाया वो इसके अंदर कर दूंगा ऐड। नेट प्रॉफिट प्लस क्या करना होता है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा सर, टर्नओवर ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर। लास्ट प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर क्या था और जीपी रेट निकाल रहे हो तो इनटू 100 कर दोगे सर। इससे क्या निकल के आ जाएगा आपका, इससे सर हमारा आ जाएगा जीपी रेशियो। एक नोट और डाल लेते हैं सर, ये जो जीपी रेशियो आया इसको हमें क्या करना पड़ सकता है, इसको हमें करना पड़ सकता है एडजस्ट। तो नोट हम लोग लिखेंगे एडजस्ट जीपी रेट या जीपी रेशियो इफ देयर इज एनी ट्रेंड गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रेंड गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रेंड को एडजस्ट करेंगे। उस ट्रेंड को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ट्रेंड कैसे, मान लो आपका जीपी रेशियो आ गया 20% और ये बोला हुआ है कि जो जीपी है आपका वो अपकमिंग ईयर के अंदर 2% से इंक्रीज होने वाला है। तो आप क्या करोगे 20 प्लस 2% कर दोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। और अगर बोल दिया कि डिक्रीज होने वाला है तो 20% माइनस जो डिक्रीज होने वाला है उसको लेस करके आप कैलकुलेट करोगे जीपी रेशियो। ठीक है, शॉर्ट सेल्स आपके पास आ गई, जीपी रेशियो आपके पास आ गया। अगर मैं सेल्स को जीपी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट लॉस्ट ऑन सेल आ जाएगा ना। तो इसलिए सर हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो क्या आपका स्टेप 3 क्या लिखेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ऑन शॉर्ट सेल। जो आपकी शॉर्ट सेल हुई थी उस पे आपने कितना प्रॉफिट खोया भाई। तो शॉर्ट सेल आपकी आ गई स्टेप नंबर 1 में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, जीपी रेशो से, तो ये क्या आपका स्टेप 1 मल्टीप्लाई विथ स्टेप 2। अगर आप स्टेप 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे स्टेप 2 से तो आपके स्टेप 3 का आंसर निकल के आ जाएगा। स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट क्या किया, शॉर्ट सेल्स। स्टेप 2 में हमने क्या निकाला सर, जीपी रेशो। और अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आ गया, निकल के आया सर हमारा प्रॉफिट लॉस्ट ऑन शॉर्ट सेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं सर 4th स्टेप की ओर। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा सर, हम बोलेंगे कि भाई साहब ये सब चीजें जो हुई वो हुई, इसके साथ साथ क्या है, मैंने क्या किया, कुछ खर्चे और किए, मैंने कुछ एक्सपेंसेस और किए। क्यों, जिससे मैं जो ये एक्चुअल सेल्स है उसको बढ़ा सकूं। एक्चुअल सेल्स को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ एडिशनल खर्चे किए। तो उन एक्सपेंसेस के लिए भी मुझे क्या है, उन एक्सपेंसेस के लिए भी मुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। वो खर्चे भी आप मुझे क्या करोगे, रिटर्न करोगे, रिम्बर्स करोगे।
क्यों? क्योंकि उसके कारण क्या हुआ, आपकी शॉर्ट सेल्स कम हुई और शॉर्ट सेल्स कम होने के कारण मेरा क्लेम कम हो गया, तो अल्टीमेटली इसका फायदा आपको मिल रहा है। तो आप क्या करो, आप इसका बेनिफिट हमें दो। किस चीज का? एडिशनल एक्सपेंसेस का। तो हम लोग लिखेंगे सर कैलकुलेट एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। स्टेप 4 क्या रहेगा आपका? कैलकुलेट क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। जो एडिशनल एक्सपेंसेस किए आपने उसके लिए क्लेम कैलकुलेट करना, ये रहेगा आपका स्टेप नंबर 4 के अंदर। इसको सर मेजरली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या है, 3 स्टेप है, उन 3 में से जो भी लोअर रहेगा आपका वो वैल्यू आपकी हो जाती है सिलेक्ट। तो फर्स्ट क्या है आपका? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। स्टेप 1 में हम लोग क्या देखते हैं सर? स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं कि हमने कितने एडिशनल एक्चुअल एक्सपेंसेस किए हैं। स्टेप 2 में क्या आएगा आपका? स्टेप 2 में देखते हैं सर हम लोग एक्चुअल सेल्स इनटू जीपी रेशो। स्टेप 2 के अंदर क्या आएगा सर? एडिशनल सेल्स जो हमने करी, एडिशनल सेल्स ड्यू टू एक्सपेंसेस, ये खर्चा करने के कारण एक्चुअल सेल्स कितनी हुई इनटू जीपी रेशो। भाई सिंपल सी बात, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्या कहा कि इंश्योरेंस कंपनी मैंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, मैंने 10,000 रुपीज़ क्या किए, खर्च किए हैं, तो आप मुझे 10,000 का क्लेम दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी क्यों, 10,000 आपने खर्च किए, उसका हमें बेनिफिट कितना मिला? तो बोले एक्चुअल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। मैंने कहा मैंने 50,000 रुपीज़ की सेल्स करी है। बोले अच्छा ठीक है, जीपी रेशो क्या आपका? मैंने कहा 15%। तो ये बोले जी आपने हमें फायदा कितने का पहुंचाया है? 7,500 का, और आप क्लेम कितना मांग रहे हो? 10,000 का। भाई मैंने किसी का फायदा किया 7,500 रुपये का और मैं मांग रहा हूं उससे 10,000 रुपये, क्या ये बात सही है? नहीं। तो मैक्सिमम कितना बेनिफिट होगा? जितना मैंने उसका फायदा किया है, तभी तो ये प्रोपोर्शन करने की जरूरत हुई ना। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला आप 10,000 रुपीज़ मुझे दो, बट इंश्योरेंस कंपनी बोलती भाई आपके स्टेप के कारण मुझे बेनिफिट ही 7,500 का हुआ, तो मैं आपको मैक्सिमम कितना पे कर सकती हूँ? 7,500। ठीक है। और उसके बाद आता है सर आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जिसके अंदर सर हम लोग देखते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस जो है हमारे, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस वो कितने हुए, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हुए वो इनटू क्या करेंगे सर हम लोग? मल्टीप्लाई करना है हमें AAT इंटू जीपी रेशो डिवाइड बाई AAT इंटू जीपी रेशो प्लस हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। थर्ड स्टेप में क्या करना है सर हमें? हम लोग लिखेंगे एडिशनल एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, मल्टीप्लाई किससे करना है उसको? AAT से। AAT क्या होता है आपका? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। AAT स्टैंड्स फॉर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे जब आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रैक्टिकल, वहां पे आपको बताया जाएगा कि एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हम लोग किसे बोलते हैं। अभी एक बार के लिए फॉर्मूला नोट कर लो, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई विद एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशो, जो भी आपने जीपी रेशो कैलकुलेट किया वो डिवाइड बाय AAT इंटू जीपी रेशो, और उसके अंदर ऐड क्या करना है आपको?
अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, ये आपका हुआ स्टेप 1 2 3 4। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्टेप नंबर 5 की ओर। नोट कर लो जल्दी से जिन्होंने नोट नहीं किया भाई। स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 में हम लोग क्या निकालेंगे सर? हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लेम। किस किस चीज का क्लेम मांगोगे भाई? किस किस चीज का क्लेम मांगना है सर? एक तो हमने निकाला था प्रॉफिट लॉस्ट। प्रॉफिट लॉस्ट कैलकुलेट किया था हमने कौन से स्टेप में? स्टेप 3 में प्रॉफिट लॉस्ट। उसके अलावा सर हमने क्लेम किस चीज का मांगा? हमने सर एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम मांगा। कौन से वाले पॉइंट में? स्टेप 4 में एडिशनल एक्सपेंसेस, स्टेप नंबर 4 में। मैंने कहा जी जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो दे दो और जो एडिशनल खर्चे किए मैंने वो दे दो। इसमें से क्या लेस करना है? लेस करना है सर सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लेस करोगे आप क्या? सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर कुछ भी सेविंग्स अगर आपकी हुई तो वो हम लोग डिडक्ट कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा सर? हमारा निकल के आएगा टोटल लॉस। क्या आएगा हमारा? टोटल लॉस। अब इस टोटल लॉस को हम लोग कंपेयर किससे करेंगे? पॉलिसी अमाउंट से। अगेन हम लोग क्या करेंगे? वही चीज जो हम लोग अभी तक करते आए हैं सर। क्या? टोटल लॉस कितना है आपका? टोटल लॉस मल्टीप्लाई विद किससे? पॉलिसी के अमाउंट से, डिवाइड बाय क्या करोगे? AAT एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशो। ठीक है, ये सब स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं अगर हम लोग सर कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए? लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। नोट लिखो। अब एक नोट लिखना है सर हमें। लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है? ट्रेंड ऑन सेल्स इज कैलकुलेटेड। ट्रेंड ऑन सेल्स इज ट्रेंड ऑन सेल्स इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय कंपेयरिंग करंट ईयर सेल्स। आप लोग कंपेयर करोगे किसको? करंट ईयर की सेल्स को किससे? विद नॉट अफेक्टेड पीरियड ऑफ। करंट ईयर सेल्स का क्या आपका? करंट ईयर सेल्स नॉट अफेक्टेड पीरियड, जो भी आपका करंट ईयर सेल्स का पीरियड अफेक्टेड नहीं है, विद corresponding period of previous year. Trend on sales is calculated by comparing current year sales not affecting period with corresponding previous year
सेल्स। जो भी आपका करंट ईयर का पीरियड है जिसमें फायर का इफेक्ट नहीं आया, वो सेम पीरियड होना चाहिए प्रीवियस ईयर का। मान लो इस ईयर में, करंट ईयर में 1 जुलाई को जो है वो आग लग गई, तो 1 अप्रैल से 30 जून कौन सी वाली, प्रीवियस ईयर की सेल्स, उसको आप कंपेयर करोगे करंट ईयर से। अगर उस सेम पीरियड की सेल्स आपकी बढ़ी है तो ट्रेंड आपका अपवर्ड जा रहा है, और अगर सेल्स कम हुई है तो ट्रेंड आपका क्या जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। हम लोग देखेंगे ट्रेंड ऑन सेल्स इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग करंट ईयर्स नॉन अफेक्टेड पीरियड विद कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर। नोट टू क्या आपका, AAT क्या था सर आपका, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। AAT स्टैंड्स फॉर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इसको सर हम लोग क्या होता है, AAT, ये सर होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पीरियड ऑफ 12 months ending on the date of fire। जिस दिन आग लगी थी उससे जस्ट पहले के 12 months with effect of ट्रेंड। मान लो आपकी जो आग लगी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लगी है 1 नवंबर को, 1 नवंबर 19 को, तो उससे जस्ट पहले के 12 मंथ्स जो आपके 1 नवंबर 18 से स्टार्ट होंगे और 31 अक्टूबर 19 तक का पीरियड, ये वाला पीरियड आपका क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा हमारा, इस पीरियड की जो सेल्स है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास AAT की इंफॉर्मेशन नहीं रहती। अगर हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ वी टेक सेल ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर विदाउट इफेक्ट ऑफ ट्रेंड। अगर हम लोग ये जो पीरियड हमने देखा, इस पीरियड की जो सेल्स ले रहे हैं वो विदाउट इफेक्ट ऑफ ट्रेंड लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। इफ सेल्स is taken without the effect of trend, then it is called, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एनुअल टर्नओवर, क्योंकि हमने इसको एडजस्ट नहीं किया ट्रेंड के अकॉर्डिंग, इसलिए सर हम लोग इसको बोल देते हैं एनुअल टर्नओवर। अब उसके बाद क्या सर, वेन एवर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, देन यूज क्या करना है हमें, एनुअल टर्नओवर। जब भी आपके पास AAT की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप AAT की जगह क्या ले लोगे, AT, एक्चुअल टर्नओवर को आप ये मान लोगे कि वो आपका AAT है। ठीक है। अब इंश्योरेंस एक्ट आपका क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड है वो कितना होता है, 6 मंथ्स का। आप नेक्स्ट नोट डाल दोगे कि मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड इज फॉर 6 मंथ्स। क्या लिखना है आपको नेक्स्ट नोट में, मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स, दो इट इज इररिलेवेंट फॉर क्वेश्चन। जो आपका मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड है वो है कितना,
6 months though it is irrelevant in क्वेश्चन। जो इंश्योरेंस एक्ट है उसके अंदर मैक्सिमम आपका इंडेमनिटी पीरियड कितना स्पेसिफाई किया गया, 6 मंथ्स का। बट जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रैक्टिकली, वहां पे क्या है, ये आपका रिलेवेंसी नहीं रखता। ठीक है, चलो अब हम लोग सर क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें जो हमने देखी वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ईयर है आपका 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 तक की आपको सेल्स गिवन है। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक की सेल्स आपको कितनी गिवन है, 18 लाख रुपीज। सेल्स गिवन है आपको ये 1 अप्रैल से 31 मार्च 20 तक की कंप्लीट ईयर की। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2019 से आपकी सेल्स है 1 अक्टूबर 19 तक की, कितनी, 7 लाख रुपीज। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 20 से 1 अक्टूबर 20 तक आपकी सेल्स कितनी है, 8 लाख रुपीज। 1 अप्रैल 20 से 1 जुलाई 20 तक की आपकी सेल्स कितनी है, 6 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट गिवन है आपको क्वेश्चन में, $1920 का ₹4 लाख। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 7 लाख रुपीज, जिसमें से इंश्योर्ड कितने हैं, 25%। ठीक है। डेट ऑफ फायर 1 जुलाई 20। अफेक्टेड पीरियड दिया हो तो ठीक है, वरना कुछ खास इसकी रिक्वायरमेंट रहती नहीं। कितना गिवन आपको, 3 मंथ्स। कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है आपको, आपको कैलकुलेट करना है भाई प्रॉफिट लॉस्ट। कितना प्रॉफिट हमने क्या किया, लॉस हुआ, इसके कारण ये हमें करना है कैलकुलेट। अब कैसे करें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर क्रिएट करते हैं इन सब के बारे में, जिससे हमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होके समझ आ जाए। यहाँ से आपका ये ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 19, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ 31 मार्च 20, और ये हुआ आपका 31 मार्च 21। अब हमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उन सबको हम लोग इसके अंदर अरेंज कर लेते हैं। ये जो कंप्लीट ईयर है, देखो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, इस पीरियड की सेल्स आपको गिवन कितनी है,
इस पीरियड की सेल्स गिवन है सर हमें 18 लाख रुपीज। प्रॉफिट कितना है इस पीरियड का? प्रॉफिट है सर हमारा इस टाइम पीरियड का 4 लाख रुपीज। सेल्स कितनी है? 18 लाख। प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। 1 जुलाई 19 आपकी मान लो अप्रोक्सीमेटली यहां पे 1 जुलाई 19 से लेकर 1 अक्टूबर 19, इस पीरियड के बीच की सेल्स कितनी है? 7 लाख। टोटल ईयर की 18 लाख है, जिसमें से एक पर्टिकुलर पीरियड आपका उसकी सेल्स कितनी है? 7 लाख रुपीज। 1 अप्रैल 20 यहां से 1 अक्टूबर 20 यहां तक की सेल्स कितनी है? ये सेल्स है आपकी रुपीज 8 लाख। ये सेल्स कितनी है आपकी? 8 लाख। उसमें से कह रहा है 1 अप्रैल 20 से 1 जुलाई 20, 1 जुलाई 20 यहां की सेल्स कितनी है? यहां की सेल्स गिवन है सर हमें 6 लाख रुपीज। तो 1 जुलाई से 1 अक्टूबर की सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। यहां से यहां तक की टोटल कितनी है? 8 लाख। तो यहां से यहां की कितनी होगी सर? 8 लाख में से 6 लाख तो यहां पे हो गई। तो 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के बीच में कितनी हुई? 2 लाख रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत है तो किसी को बताओ। क्वेश्चन में बोला हुआ है डेट ऑफ फायर 1 जुलाई 20। यहां इस दिन क्या हुआ भाई? आग लग गई। ये आग की लपट्टे निकल रही है, यहां पे आग लग गई। अफेक्टेड पीरियड 3 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स आपके क्या थे? अफेक्टेड पीरियड थे ये वाले। स्टैंडिंग चार्जेस 7 लाख। टोटल आपके स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं? 7 लाख के। उसके 25% क्या है? इंश्योर्ड। तो 7 लाख का करो भाई 25%। 1,75,000 क्या है आपके? इंश्योर्ड चार्जेस। कैलकुलेट क्या करना है सर हमें? प्रॉफिट लॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट लॉस्ट। और प्रॉफिट लॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या देखा कि सर हमें 3 स्टेप जो है वो फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल आपकी कितनी है? तो देखो कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स कौन सी होती है? जो भी सर अफेक्टेड पीरियड था उसी सेम पीरियड की लास्ट ईयर की सेल्स। तो 1 जुलाई 20 से हम लोग आएंगे 1 जुलाई 19 पे। यहां से 1 अक्टूबर 19 तक इस पीरियड की जो सेल्स है सर वो हमारी क्या है? स्टैंडर्ड सेल्स। कितनी है? 7 लाख रुपीज। ट्रेंड, ट्रेंड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मुझे इस पीरियड की सेल्स की वैल्यू पता हो और यहाँ पे ये वैल्यू तो मुझे पता है, अगर ये दोनों मेरे को कंपेयर करने के लिए मिल जाए तो फिर सर मैं ट्रेंड कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वहाँ पे प्रैक्टिकली ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। इसका मतलब जब तक मुझे ये सेल्स पता नहीं चलेगी तब तक मैं ट्रेंड कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ट्रेंड आपका कुछ भी है नहीं यहाँ पे। लेस क्या करना है? एक्चुअल सेल्स। लेस करते हैं हम लोग एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स कौन सी होती है? जो भी आपका अफेक्टेड पीरियड है उस पीरियड की सेल्स। कितनी गिवन है? 2 लाख रुपीज।
अगर आप स्टैंडर्ड सेल्स में से लेस कर दोगे एक्चुअल सेल्स तो सर निकल के आएगी सोल्ड सेल्स, जो कितनी आ गई आपकी 5 लाख रुपीज। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं सर स्टेप नंबर 2 की ओर। फिर क्या आता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं सर हम लोग, कैलकुलेट जीपी रेशो। जीपी रेशो आपको कैलकुलेट करना होता है, और जीपी रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है सर, जीपी रेशो कैलकुलेट किस फॉर्मूले से करते हो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। नेट प्रॉफिट देखो भी क्वेश्चन में गिवन कितना है, आपको क्वेश्चन है उसके अंदर नेट प्रॉफिट कितना है 4 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज आपका है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल आपके हैं 7 लाख जिसका 25% क्या इंश्योर्ड, तो ये आ गया आपका 1,75,000 रुपीज डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है आपको, जो आपका एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर है उससे करना है आपको डिवाइड। कितना है 18 लाख रुपीज। तो ये हुआ आपका 4 लाख प्लस 1,75,000 डिवाइड बाय 18 लाख इंटू 100। कितने परसेंट हो गया 31.94% हो गया आपका जीपी रेट। अब क्या निकालना है, अब सर हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है हमारा, स्टेप 3 के अंदर सर हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। कितना प्रॉफिट हमने लॉस्ट किया उसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड सेल्स सोल्ड सेल्स मल्टीप्लाई विथ जीपी रेट। सोल्ड सेल्स कितनी है क्वेश्चन के अंदर आपकी 5 लाख रुपीज जो हमने स्टेप 1 में निकाली, इंटू जीपी रेट कितनी है 31.94%। तो 5 लाख इंटू 31.9% कितना आ गया आपका 1,59,700। 1,59,700 ये क्या आ गया सर आपका, ये आया हमारा प्रॉफिट लॉस्ट। आया समझ, ट्राई कर लेना एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई डाउट अगर आपका है तो आप लोग पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।